क्लास को स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी। पंकज इज इन्वॉल्व इन वर्किंग विद through orders to effectively achieve organizational objectives. Identify the process Pankaj is involved in. आपको बताना है पंकज किस चीज में इन्वॉल्व है, वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स, दूसरों के साथ और उनके थ्रू काम करने में क्या है, इन्वॉल्व है, इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ताकि वो क्या कर सके, अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। तो आपको बताना है यहाँ पे पंकज जो है वो कौन से वाले प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग या फिर मैनेजमेंट, कौन से वाले प्रोसेस के अंदर वो इन्वॉल्व है। आई एम गुड, आप लोग कैसे हो? ओके हाँ, पंकज काफी हैप्पी है। पंकज आप ही के नाम का क्वेश्चन है, आंसर करो। कल कहाँ चले गए थे? कल महाशिवरात्रि थी ना, तो मैम शिवरात्रि में बिजी थी। चलो जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। वेरी गुड वेरी गुड। नो नॉट ऑर्गेनाइजिंग, इसका करेक्ट आंसर क्या है, मैनेजमेंट। ये सब क्या है बच्चा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग तो क्या है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। यहाँ पे प्रोसेस पूछा हुआ है, कौन से वाले प्रोसेस के अंदर आता है, ये सब मैनेजमेंट वाले प्रोसेस के अंदर आते हैं। वेरी गुड गाइस, कौन से वाले प्रोसेस के अंदर आता है, सॉरी कौन से वाले प्रोसेस के अंदर आता है, राइट, मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। वेरी गुड एवरीवन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे अब। द प्रेजेंस ऑफ मोर मैनेजरियल लेवल इज डैश बैरियर टू कम्युनिकेशन। ज्यादा मैनेजरियल लेवल होना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या होना, ज्यादा मैनेजरियल लेवल्स होना, ये क्या बताता है, इज डैश बैरियर टू कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन का कौन से वाला बैरियर है, सिमेंटिक, ऑर्गेनाइजेशनल, साइकोलॉजिकल या फिर इमोशनल। हाँ जी हर्ष, जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे, ये कौन से वाला कम्युनिकेशन का बैरियर है। बहुत अच्छा था, आप लोगों का डे कैसा था कल का? वेरी गुड। कौन से वाला है ये, ऑर्गेनाइजेशनल है। वेरी गुड। ये किस चीज के अंदर आता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर आपका मैनेजरियल लेवल बढ़ रहा है, लाइक एक से ज्यादा मैनेजर्स हैं किसी चीज को देखने के लिए, तो मैनेजरियल लेवल का बढ़ना कौन से वाला बैरियर होता है हमारा, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंदर आता है। वेरी गुड गाइज, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे अब। इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज इन एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ। आपको बताना है टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। यूजफुल रिसोर्सेज को क्या करना, टैप करना एनवायरमेंट से, इज एन इंपॉर्टेंट फीचर। आपको बताना है ये किस चीज का इंपॉर्टेंट फीचर है, बिजनेस एनवायरमेंट का, सोशल एनवायरमेंट का, पॉलिटिकल एनवायरमेंट का या फिर इकोनॉमिक एनवायरमेंट का। गुड मॉर्निंग शुभम। राइट, वेरी गुड एवरीवन। हेलो रोहित, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कौन से किस चीज का इंपॉर्टेंट फीचर है ये, राइट, किसका इंपॉर्टेंट फीचर है, बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंट फीचर है। हम कहाँ से यूजफुल रिसोर्सेज को टैप करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिजनेस एनवायरनमेंट से करते हैं। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। Shyam Kumar is the production in charge of the Vega Limited. He told his subordinates that only increase in labor cost beyond 10% should be brought to the notice of management. Which principle of control has been adopted by Shyam in the given case? अच्छा, इस क्वेश्चन को ध्यान से करना। हमने ज़्यादातर ये क्वेश्चन क्या हुआ, गुड मॉर्निंग चौबे, गुरु प्रांजल, ओके प्रांजल, गुड मॉर्निंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। Shyam Kumar is the production in charge of Vega Limited. He told his subordinates that only increase in labor cost beyond 10%. अगर हमारा जो लेबर कॉस्ट है वो 10% से ज़्यादा जाता है तो ही हम क्या करेंगे, वो मैनेजमेंट को इसकी बात बताएंगे। Which principle of control has been adopted? तो आपको बताना है कंट्रोल का यहाँ पे कौन से वाला प्रिंसिपल अडॉप्ट किया गया है। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, बोथ A and B या फिर नन ऑफ दीज। नहीं, इसका ना मैं बताती हूँ, इसका करेक्ट आंसर A नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर ए नहीं होगा बच्चा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। हेलो सुजल सिंह, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। देखो इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं आज। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। आई होप आप लोगों को ये दिख रहा है, ठीक है। इसको हम क्लियर करते हैं, दोनों को क्लियर करते हैं, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल शुड देयरफॉर फोकस ऑन की एरियाज। कंट्रोल क्या होना चाहिए, सिर्फ की एरियाज के ऊपर क्या होना चाहिए, कंट्रोल फोकस होना चाहिए हमारा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जो की एरियाज है जिनको हम बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, अगर उनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमें सिर्फ उन पर ध्यान देना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं हम, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल बोलते हैं। विच आर क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, क्रिटिकल रिजल्ट एरियाज। These critical result areas are set as a critical points. If anything goes wrong at critical points, the entire organization suffer. और अगर इन critical points में कुछ गलतियां होती है, कुछ दिक्कत आती है, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, सफर करेगी। ओके और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज
कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, इसको हम और क्या बोलते हैं, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन भी बोलते हैं। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के अंदर जनरली क्या चीज आती है, एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट्स इन कंट्रोलिंग नथिंग। अगर आप सब कुछ कंट्रोल करना चाहोगे तो अल्टीमेटली आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। अगर आप ये चाहोगे कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की हर एक चीज पे कंट्रोल करूं, तो आपके हाथ में किसी भी चीज का कंट्रोल नहीं रहेगा। वो क्या कहते हैं, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बोलता है। दस ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशंस व्हिच गो बियॉन्ड परमिशेबल लिमिट, इसलिए कोई भी इंपॉर्टेंट डेविएशंस जो परमिशेबल लिमिट के आगे जा रही है, हमने क्या लिमिट सेट की है कि 10% से ज़्यादा अगर जाएगा तो क्या करेंगे, हम उसको मैनेजमेंट को नोटिस देंगे कि ये क्या हो रहा है, ये काम गलत हो रहा है। तो जहाँ पर भी अब आप ध्यान रखना, आगे से ध्यान रखना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन किस चीज़ के आ रहा है कि लिमिट के बारे में बात की जा रही है कि परमिशेबल लिमिट, क्वेश्चन में अगर ऐसा है कि इस लिमिट से आगे अगर कुछ भी होता है तो वो क्या होगा, वो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के अंदर आएगा, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर है। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में क्या आता है, की रिजल्ट एरियाज आता है, इसमें लिमिट की बात नहीं होगी। इसका कीवर्ड लिखो, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में किस चीज की बात होगी, हमेशा लिमिट की बात होगी। किसकी बात होगी, लिमिट की बात होगी। कोई बात नहीं काजल, ठीक है। देखो जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, लेबर कॉस्ट बियॉन्ड 10%, अगर 10% से ज्यादा लेबर कॉस्ट जाती है तो क्या होगा, मैनेजमेंट को आप उस चीज के बारे में बताओगे। तो यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, लिमिट की बात हो रही है। जहां पर भी लिमिट की बात होगी वहां पर आपका आंसर क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन होना चाहिए। अभी सबको क्लियर है, मुझे बता दो, अभी सबको क्लियर है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में डिफरेंस क्लियर है? क्लियर है बच्चा? इसके अंदर सिर्फ हम क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बिजनेस की सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब लेबर कॉस्ट अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही है तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्वेश्चन में देखना, ये कीवर्ड है इसका लिमिट, जहां पर भी आपके पास क्या आ रहा है, लिमिटेशन 10% से ज्यादा, 5% से ज्यादा, 6% से ज्यादा, ये सब आ रहा हो तो वो कौन से वाला होगा, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन होगा। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके गाइस, ओके, गुड मॉर्निंग साहिल, गुड मॉर्निंग सुप्रिया। ओके क्लियर है, वेरी गुड। तो आगे से गलत नहीं करना, ठीक है, ठीक है, गलत नहीं करना आगे से। हाँ, इसमें लिमिट की बात हुई, वेरी गुड हर्ष, इसलिए क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इन केस द अग्रीव्ड पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम, अगर कोई भी अग्रीव्ड पार्टी डिस्ट्रिक्ट फोरम के जो उसने अपना रिजल्ट बताया उससे क्या है, वो सेटिस्फाई नहीं हुआ है, तो आपको बताना ही कैन अपील बिफोर स्टेट कमीशन। हमें पता है वो डिस्ट्रिक्ट के बाद किसके पास जा सकता है, स्टेट कमीशन के पास जा सकता है। तो विद इन डैश पासिंग ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर के पास होने के कितने डेज बाद वो क्या कर सकता है, स्टेट कमीशन के पास जा सकता है। गुड मॉर्निंग आमिर रवो, हेलो अमिति, हेलो नवलीन, कैसे हैं आप सभी? ओके ओके, क्लियर है ना, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर क्या है, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या है, नन ऑफ दीज। अब जरा मुझे करेक्ट नंबर भी बताओ, इसका नंबर क्या है, इसका करेक्ट आंसर कितने डेज में जा सकते हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट से, अगर हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिला डिस्ट्रिक्ट से तो हम स्टेट कमीशन के अंदर कितने डेज में जा सकते हैं, 45। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। विद इन 45 डेज, कितने डेज में जा सकते हैं हम, विद इन 45 डेज के अंदर हम स्टेट कमीशन में अपनी अपील दोबारा से फाइल कर सकते हैं। राइट राइट राइट, वेरी गुड। नो कृष्णा बच्चा, नॉट 6 मंथ, क्या होता है, 45 डेज होता है। वेरी गुड वेरी गुड। चलो पूरी क्लास को याद है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे अब। विच कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग एम्फेसिस ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू अट्रैक्ट एंड परसुएड कस्टमर्स टू बाय प्रोडक्ट्स। आपको बताना है मार्केटिंग का कौन से वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसको, वो उसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना और परसुएड करना ताकि वो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स को खरीदें, ठीक है। तो अब आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन प्रमोशन, सेल्स कॉन्सेप्ट या फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। डेज चेंज हो गए, हाँ जी डेज चेंज हो गए हैं। डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में जाने के लिए आपके पास 45 डेज होते हैं। स्टेट कमीशन से नेशनल कमीशन में जाने के पास आपके पास 30 डेज होते हैं। और अगेन नेशनल कमीशन से सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आपके पास कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। ये 3 है, इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है,
प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट प्रमोशन, सेल्स कॉन्सेप्ट या फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट? राइट, इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? सेल्स कॉन्सेप्ट। वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? सेल्स कॉन्सेप्ट। किसके अंदर जाता है? टू अट्रैक्ट एंड परसुएड कस्टमर, सेल्स कॉन्सेप्ट के अंदर। सेल्स कॉन्सेप्ट के अंदर बेसिकली किसके अंदर आता है? सेल्स प्रमोशन के अंदर आता है, जिसमें हम क्या करते हैं? अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं, उनको परसुएड करते हैं ताकि वो क्या करें? वो हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदें। राइट? नहीं, नॉट सेल्स नहीं बेटा, सिर्फ सेलिंग का नहीं होता, सेल्स के अंदर, सेलिंग कंसेप्ट के अंदर प्रमोशंस भी आते हैं। राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। राइट, इसका करेक्ट आंसर क्या है? सेल्स कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे अब। सेबी हैज परमिटेड इंटरनेट ट्रेडिंग थ्रू रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स and has made underwriting optional to reduce the cost of issue. Which function of SEBI is highlighted here? कंप्यूटर साइंस नहीं काजल बच्चा, कंप्यूटर साइंस का नहीं है अभी फिलहाल, तो नहीं है, ठीक है, अभी नहीं है। चलो इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सेबी हैज परमिटेड इंटरनेट ट्रेडिंग थ्रू रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स। सेबी ने किस चीज की परमिशन दे दी है कि आप इंटरनेट के थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब ज्यादातर काम किस पे हो रहा है? इंटरनेट ट्रेडिंग के थ्रू हो रहा है। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन से वाला फंक्शन सेबी दिखा रहा है, आपको कौन से वाला फंक्शन का पता चल रहा है यहाँ पे। वेरी गुड, राइट राइट राइट। कौन से वाला फंक्शन है यहाँ पे? डेवलपमेंट फंक्शन है। कौन से वाला? डेवलपमेंट फंक्शन है। वो पहले क्या करते थे? पहले हमें क्या मिलती थी? हार्ड कॉपीज मिलती थी। जैसे आपको स्कूल में सर्टिफिकेट मिलता है ना, वैसे ही जब हम स्टॉक परचेज करते थे, हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने जब स्टॉक परचेज किए थे, तो उनको क्या मिलता था? एक सर्टिफिकेट मिलता था, हार्ड कॉपी मिलती थी। बट आज के टाइम पे क्या हो रहा है? वो इंटरनेट के थ्रू ट्रेडिंग हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है? इंटरनेट ट्रेडिंग हो रहा है। तो ऑनलाइन सब काम क्या हो रहा है? ऑनलाइन हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हमारा? डेवलपमेंट फंक्शन। किस टाइप का फंक्शन है? सेबी का डेवलपमेंट फंक्शन है। प्रोटेक्टिव फंक्शन में बच्चा वो आएगा, प्रोटेक्टिव फंक्शन में जब जो हमारे कस्टमर्स हैं, जब सेबी उनको प्रोटेक्ट करता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से, वो किसके अंदर आएगा? हमारा प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंदर आएगा। बट ये वाला क्या है? डेवलपमेंट फंक्शन है। राइट, गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे। Hiba took her daughter Sarah for shopping to Super Mega Mart to buy her a dress for her birthday party. She was delighted when on payment of jeans she got a bag along with the jeans free of cost. Identify the technique of sales promotion. आपको बताना है यहाँ पे सेल्स प्रमोशन की कौन से वाली टेक्निक का यूज किया है सुपर मेगा मार्केट ने। वो क्या करने गई थी? वो अपनी डॉटर के लिए एक ड्रेस खरीदने गई थी, उसको जीन्स के साथ और क्या मिला है? एक बैग फ्री मिला है। तो जल्दी से बताओ यहाँ पे कौन से वाला सेल्स प्रमोशन यूज हुआ है? कॉस्ट। सूजल व्हाट हैपेंड बच्चा? कौन सी कॉस्ट? सेबी वाले में नहीं, कॉस्ट की बात नहीं हो रही है। नो, डेवलपमेंट फंक्शन की बात हो रही है। डेवलपमेंट फंक्शन कैसे? पहले क्या होता था? हार्ड कॉपीज मिलती थी। हार्ड कॉपी को छोड़ के अब वो इंटरनेट ट्रेडिंग के ऊपर आ गए। तो क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है, वो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है ना, इसीलिए कॉस्ट नहीं आएगा। क्या आएगा? राइट, डेवलपमेंट फंक्शन आएगा, कॉस्ट नहीं आएगा। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन है। वेरी गुड। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था? दो अलग अलग प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा, बट क्या मिलेगा? कोई अलग प्रोडक्ट मिलेगा। राइट, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। वेरी गुड गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे अब। पंतोजल लिमिटेड हैज रिसेंटली लॉन्च एन आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। पंतोजल लिमिटेड ने क्या किया? अभी अभी कोई आयुर्वेदिक टूथपेस्ट का लॉन्च किया है। इन ऑर्डर टू गेट इट्स फीडबैक, उसका फीडबैक पाने के लिए उन्होंने क्या किया? ऑनलाइन सर्वे का यूज किया है। ऑनलाइन सर्वे यूजिंग अ क्वेश्चनर टू गैदर कस्टमर व्यूज एंड ओपिनियंस। आइडेंटिफाई द मार्केटिंग फंक्शन बीइंग यूज्ड बाय पतंजल लिमिटेड। आपको बताना है मार्केटिंग फंक्शन कौन से वाला यहाँ पे यूज किया गया है। उन्होंने क्या किया? ऑनलाइन सर्वे का यूज किया है कस्टमर से फीडबैक लेने के लिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। कस्टमर से फीडबैक लेने के लिए उन्होंने ऑनलाइन का यूज किया है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टैंडर्डाइजेशन, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, कस्टमर सपोर्ट सर्विस या फिर गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। वेरी गुड, वेरी गुड। नो बच्चा, नॉट सी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? डी होगा, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। क्या इसका करेक्ट आंसर? कि वो क्या कर रहे हैं? गैदर कर रहे हैं मार्केट इन्फॉर्मेशन को। कस्टमर सपोर्ट सर्विस तो वो तब करते जब कस्टमर को कोई दिक्कत होती और वो उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करते। अभी वो क्या कर रहे हैं? वो अपने प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट कैसा है मार्केट में आने के बाद। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके सुजल, आप ना एंड में मुझे बता देना। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैं लिख लेती हूँ, मैं दोबारा देख लूंगी, बट इसका करेक्ट आंसर वही है, डेवलपमेंट फंक्शन ही है।
करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। वेरी गुड वेरी गुड। अरे इसमें पतंजलि है, पतंजलि नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे अब। सुरेखा झा इज द मैनेजर एट नोवारेट्स लिमिटेड। She analyzed the variance to find out the cause of variance. Identify the step of controlling process performed by Surekha in the given case. आपको बताना है सुरेखा क्या है, एक मैनेजर है, उन्होंने एनालाइज किया है वेरिएंस को और उसका कॉज फाइंड आउट करने की कोशिश की है कि वो क्यों गलत हो रहा है, वेरिएंस क्यों आ रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। कौन से वाला कंट्रोलिंग का प्रोसेस उन्होंने यहाँ पर यूज किया, कौन से वाला स्टेप यूज किया है। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, या फिर एनालाइजिंग डेविएशंस। राइट, इसका करेक्ट आंसर क्या है, एनालाइजिंग डेविएशंस। उसने क्या किया, जो डेविएशंस आ रही है उसको वो एनालाइज कर रही है कि ये जो डेविएशन है, ये जो डिफरेंस आ रहा है एक्चुअल और स्टैंडर्ड में, ये क्यों आ रहा है। राइट, वेरी गुड वेरी गुड। 10th का क्या है, डी है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे अब। पैकेजिंग रेफर्स टू डिजाइनिंग अ पैकेज दैट इज अ रैपर और अ कंटेनर फॉर अ प्रोडक्ट। पैकेजिंग किसको बोलते हैं हम, टू डिजाइनिंग अ पैकेज। देन रीजन क्या है, पैकेजिंग प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट्स फ्रॉम डैमेज, रिस्क ऑफ स्पॉइलेज, ब्रेकेज एंड लीकेज। हाँ जी राजपूत जी बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे अब। Packaging refers to designing a package. Then packaging protects the products from damage, risk of spoilage, breakage and leakage. जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ओके, पैकेजिंग किसको बोलते हैं हम, किसी भी पैकेज को डिजाइन करने को हम क्या बोलते हैं, पैकेज बोलते हैं प्रोडक्ट के लिए। ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। देन पैकेजिंग प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट्स फ्रॉम डैमेज, रिस्क ऑफ स्पॉइलेज, ब्रेकेज एंड लीकेज। ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। बट क्या हमारा रीजन असर्शन को क्लैरिफाई कर रहा है, आप लोग ए आंसर कर रहे हो, क्या हमारा रीजन असर्शन को क्लैरिफाई कर रहा है। पैकेजिंग प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट्स, ठीक है पैकेज प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इसलिए पैकेजिंग को हम डिजाइनिंग अ पैकेज बोलते हैं। नो, इसका करेक्ट आंसर ए नहीं होगा बच्चा, बी होगा। दोनों करेक्ट है बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। दोनों करेक्ट है बट उसका एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, नॉट ए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। पैकेजिंग रेफर्स टू डिजाइनिंग अ पैकेज, ट्रू स्टेटमेंट है। पैकेजिंग प्रोटेक्ट करता है प्रोडक्ट को डैमेजेस से, ये भी क्या है, ट्रू है। बट रीजन जो है वो असर्शन को क्लैरिफाई नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है बट रीजन असर्शन को क्लैरिफाई नहीं कर रहा है। वेरी गुड राइट, बी होगा, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे अब। डैश आर एन इंट्रीगल पार्ट ऑफ पीपल्स करियर, दे रेफर टू बीइंग प्लेस्ड इन पोजीशंस ऑफ इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। डैश आर एन इंट्रीगल पार्ट ऑफ पीपल्स करियर, आपको बताना है कौन लोगों के करियर का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। दे रेफर टू बीइंग प्लेस्ड इन द पोजीशन ऑफ इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके अंदर क्या आते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है आपकी पोजीशन के साथ। ठीक है, तो जल्दी से बताओ उसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, एजुकेशन या फिर प्रमोशन, क्या बोलते हैं इसको, एक्सप्लेन। अच्छा पंकज देखो, जो हमारा असर्शन था वो किस बारे में बता रहा था कि पैकेजिंग क्या है। पैकेजिंग एक डिजाइन है जिसको हम प्रोडक्ट के लिए बनाते हैं, कोई भी डिजाइन है पैकेट का, रैपर बोलते हैं उसको। और नीचे रीजन क्या था, पैकेजिंग क्या करता है, प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है और उसको खराब होने से बचाता है। तो हमारा असर्शन और रीजन तो दोनों ट्रू है, बट जो रीजन है उसने असर्शन को क्लैरिफाई नहीं किया, वो सिर्फ फैक्ट्स बता रहा है, स्टेटमेंट बता रहा है। राइट, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी राइट होगा। वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या है, प्रमोशंस। प्रमोशन क्यों है इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन के इंक्रीज होते ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ट्रांसफर के केस में क्या होता है, हम एक जगह से दूसरी जगह आ जाता है, बट हमारी जो प्रमोशन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं बढ़ती। बट प्रमोशन के केस में क्या होता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। राइट, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। महिंद्रा एंड कॉर्पोरेशन इज अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन दैट क्रिएट्स मोटर व्हीकल्स। डिस्पाइट हाई कॉम्पिटिशन, महिंद्रा हैज सक्सीडेड इन क्रिएटिंग डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट, गिविंग द कंपनी पावर ओवर प्राइस थ्रू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इनोवेटिव एडवर्टाइजिंग and ensured brand loyalty. In the context of above case, name any one function of marketing that facilitate product differentiation. आपको बताना है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किस चीज से होता है मार्केटिंग के अंदर, लेबलिंग, ब्रांडिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट या फिर कस्टमर सपोर्ट सर्विस। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे।
प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किस चीज़ की वजह से आपको पता चलता है कि ये प्रोडक्ट क्या है, अलग है, दूसरी कंपनी से अलग है? लेबलिंग की हेल्प से, ब्रांडिंग की हेल्प से, प्रोडक्ट डेवलपमेंट या कस्टमर सपोर्ट सर्विस? जल्दी से बताएंगे। नो, नॉट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नो बच्चा, नो नो सी, बी ब्रांडिंग से पता चलता है ना। मैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, हम किसी भी प्रोडक्ट को अलग से आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? ब्रांडिंग से करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से नहीं करते, ब्रांडिंग से करते हैं। ब्रांड होता है ना अलग अलग, हमें पता है सैमसंग का फोन है, ये एप्पल का फोन है, क्यों? क्योंकि उनके ब्रांड्स अलग हैं, वो उनको डिफरेंशिएशन प्रोवाइड कराते हैं, डिफरेंट, कि वो अलग है दूसरे प्रोडक्ट से। ब्रांडिंग, राइट, ब्रांडिंग इज द करेक्ट आंसर, नॉट प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एक दूसरे का देख के आंसर मत बोलो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद बोलो। राइट, ब्रांडिंग इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे अब। Controlling aims to ensure that resources are used effectively and efficiently to achieve predetermined goals. Controlling is both a backward looking as well as a forward looking function. जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे अब। कंट्रोलिंग किस चीज में एम करता है? कंट्रोलिंग का मेन एम क्या होता है? दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड इन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको हम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली तरीके से यूज करें टू अचीव प्री डिटर्मिन्ड गोल्स, जो हमने ऑलरेडी अपनी कंपनी के लिए गोल सेट किया है उनको अचीव करने के लिए। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग इज बोथ, कंट्रोलिंग क्या है? बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस है। वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट स्टेटमेंट भी क्या है हमारी? ट्रू स्टेटमेंट है, और रीजन भी क्या है हमारा? ट्रू है, बट हमारा रीजन जो है वो असर्शन को क्लैरिफाई नहीं कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। हिंदी भी यूज करें प्रांजल, थोड़ा थोड़ा मैं मतलब पढ़ाती तो मैं हिंदी में ही हूँ, बट हाँ स्टेटमेंट्स इंग्लिश में है। कंट्रोलिंग क्या बताता है कि हमें क्या करना है? अपने काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंट तरीके से करना है, ताकि हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो खराब ना हो और हम अच्छे से क्या कर सके, जो हमने पहले से अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल्स बनाए कि हमें क्या करना है फ्यूचर में, वो हम अचीव कर सके। और रीजन क्या है हमारा? कि कंट्रोलिंग बोथ बैकवर्ड लुकिंग भी होता है और फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन भी होता है। राइट 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 राइट, एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। गुड, 15th का आंसर करेंगे अब सभी। Dash ensures that the head of separate business units in the organization are responsible for profit or loss of their unit and have authority over it. आपको बताना है कौन सी वाली चीज़ इंश्योर करती है कि जो अलग अलग बिजनेस यूनिट्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो अपने डिपार्टमेंट के प्रॉफिट एंड लॉस के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बताता है, डिविजनल स्ट्रक्चर बताता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर बताता है, या हायरार्की ऑफ अथॉरिटी बताता है। Heads of separate business units in the organization are responsible for profit and loss of their own unit and have authority over it. Question number 15 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे सभी। वेरी गुड, कौन से वाला होता है? डिविजनल स्ट्रक्चर। वेरी गुड वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर क्या है? डिविजनल स्ट्रक्चर। राइट राइट राइट। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे अब। आइडेंटिफाई द रिलेटेड significance of staffing help in discovering and obtaining competent personnel for various job. Importance बतानी है आपको staffing की, which helps in discovering and obtaining competent personnel for various job. जो किस चीज में हेल्प करती है? discovering और obtaining competent person, हर जॉब के लिए एक परफेक्ट पर्सन चुनने में हेल्प करती है, वो आपको बताना है। 15 का बी क्यों? क्योंकि वो करेक्ट आंसर है। 16 का आंसर करेंगे सभी। ओके, आई एम ब्रो। ओके, तो जल्दी से 16 क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्या है इसका करेक्ट आंसर? वेरी गुड, राइट पर्सन ऑन राइट जॉब। क्या है इसका करेक्ट आंसर? राइट पर्सन ऑन राइट जॉब। स्टाफिंग का मेन मोटिव ही क्या होता है कि हमें करेक्ट पर्सन को क्या रखना है? करेक्ट जॉब। अपनी कंपनी में जो हमारी वैकेंसी खाली है उस पर एक राइट पर्सन को रखना ही क्या होता है? स्टाफिंग का मेन एम होता है, मेन मोटिव होता है। राइट, वेरी गुड, राइट पर्सन एट राइट जॉब। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे अब। डैश रेफर्स टू अ पोजिशन व्हेन अ कंपनी इज अनेबल टू मीट इट फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस, नेमली इंटरेस्ट पेमेंट, प्रेफरेंसेस, डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस। आपको बताना है
वो कौन सी पोजीशन होती है कंपनी की जब क्या होता है वो अपने फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस नहीं पे कर पाती, लाइक इंटरेस्ट नहीं पे कर पाती, उसने जो डेट मार्केट से उठाया उसके ऊपर वो इंटरेस्ट नहीं दे पा रही है, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दे पा रही है, रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस भी है कि जितना उसने प्रिंसिपल अमाउंट उठाया उसको वापस भी देना है, उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव? जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर। राइट, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। राइट, इसका करेक्ट आंसर क्या है? फाइनेंशियल रिस्क। क्या है इसका करेक्ट आंसर? फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क के अंदर क्या होता है, जो हमने पैसा मार्केट से उठाया होता है उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है और क्या करना पड़ता है, रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस भी होते हैं। रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या होता है कि जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट लिया है मार्केट से वो भी हमें रीपे करना है प्लस इंटरेस्ट भी पे करना है। तो ये दोनों किसके अंदर आते हैं? हमारे फाइनेंशियल रिस्क के अंदर आते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करेंगे। स्टैनली जॉय जॉइन्स हिज फादर्स बिजनेस ऑफ हैंडीक्राफ्ट एट आगरा। स्टैनली ने क्या किया, अपने फादर का हैंडीक्राफ्ट बिजनेस ज्वाइन कर लिया है। इन ऑर्डर टू कैप्चर अ मेजर शेयर ऑफ मार्केट ही डिसाइड टू सेल प्रोडक्ट इन डिफरेंट एग्जीबिशन। हिज फादर सजेस्टेड दैट दे हायर अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ फंड। उसके पापा ने उसे क्या कहा कि हमें एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट ले लेना चाहिए जो क्या बताएगा कि हमें टोटल अमाउंट कितना चाहिए और कितने टाइम पे चाहिए, लाइक कौन से टाइम पे हमें फंड्स की जरूरत पड़ सकती है। When it would be required, the concept being discussed by Stanley father link with which financial decision with the investment decision? आपको बताना है इसमें स्टैनली के फादर ने किस डिसीजन की बात की है? डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन या फिर फाइनेंसिंग डिसीजन? जल्दी से बताओ इसमें कौन से वाली डिसीजन की बात हुई है? केस स्टडी वाला क्वेश्चन ज्यादा। ओके निकिता, ओके नितिका सॉरी। जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर 18 का क्या है? बच्चा ध्यान देना, हाँ डिसीजन की बात हो रही है। कौन से वाले डिसीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे? गुड, फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं, फाइनेंसिंग डिसीजन। जब डिसीजन पूछा ना क्वेश्चन में तो डिसीजन में आंसर करना है। जब क्या पूछा, डिसीजन पूछा तो डिसीजन में आंसर करेंगे। राइट, वैसे फाइनेंशियल प्लानिंग आप लोगों का करेक्ट है बट हम बात किसकी करें? डिसीजन की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? फाइनेंशियल डिसीजन। राइट, डिसीजन की बात हो रही है यहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे अब। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ डैश फिनोमेना दैट इज रिलेटिवली इजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स बट डिफिकल्ट टू ग्रास्प इट्स टोटलिटी। राइट डिसीजन। अब आपको बताना है बिजनेस एनवायरनमेंट किस टाइप का फिनोमेना होता है दैट इज रिलेटिवली इजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स, जिसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तो इजीली पढ़ पाते हैं, अच्छे से समझ पाते हैं, लेकिन अगर हम एक साथ उसको पढ़ना चाहेंगे, समझना चाहेंगे तो वो हमारी समझ में नहीं आएगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की बताना है आपको, उसका कैरेक्टर्स बताना है या किस टाइप का बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट, डायनामिक, अनसर्टेन या फिर कॉम्प्लेक्स? जल्दी से बताओ। हाँ जी, डिसीजन नहीं देखा, क्यों नहीं देखा? ओके हिमांशु बोलो बच्चा, क्या क्वेश्चन है आपका, क्या पूछ रहे हो आप? कमेंट नहीं पढ़ते? नहीं, मैं पढ़ती हूँ, कमेंट्स पढ़ती हूँ। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या है? कॉम्प्लेक्स। देखो अनसर्टेन जो बच्चे कर रहे हैं, ध्यान से हम क्वेश्चन के हिसाब से हमें आंसर करना है। बिजनेस एनवायरनमेंट किस टाइप का फिनोमेना होता है, उसको टुकड़ों में पढ़ना तो आसान होता है बट अगर हम टोटल पढ़ेंगे तो हमें क्या आएगी? मुश्किल आएगी। तो उस केस में अनसर्टेन नहीं आएगा, उस केस में क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स होता है। क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स होता है इसलिए हम उसको टुकड़ों में पढ़ें तो हमें समझ में आएगा, अगर एक साथ पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। राइट। नो देखो, डायनामिक, अनसर्टेन ये सब बिजनेस एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, लेकिन पैराग्राफ पढ़ के बताओ, पैराग्राफ पढ़ के इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पैराग्राफ के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होता है। राइट। वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करेंगे अब। Vertex is a large and credit-worthy company manufacturing leather bags and belts. It now wants to export these bags and belts to other countries and decides to invest in new high-tech machines. Since the investment is large, it requires long-term finance. It decides to raise funds by issuing equity shares. The issue of equity shares involves huge flotation cost. To meet the expenses of flotation cost, the company decide to tap the money market. एक कंपनी है, ये क्या करना चाहती है? अपने शेयर्स को इशू करना चाहती है, बट इशू करने के लिए भी इनकी फ्लोटेशन कॉस्ट क्या लग रही है? ज़्यादा लग रही है। तो आपको बताना है जो फ्लोटेशन कॉस्ट लग रही है
वो पैसा भी ये क्या करना चाहिए, क्या करना चाहता है, मार्केट से उठाना चाहता है। तो वो किस तरीके से मार्केट से पैसा उठा सकते हैं, कॉल मनी से, कमर्शियल पेपर से, ट्रेजरी बिल से, या फिर कमर्शियल बिल से, किस तरीके से वो क्या कर सकते हैं, कौन से मार्केट इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से वो मार्केट से पैसा उठा सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। करेक्ट आंसर क्या है इसका, कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर जो उनकी डे टू डे वर्किंग के लिए अगर पैसा चाहिए तो कमर्शियल पेपर के थ्रू कर सकते हैं। सीजनल रिक्वायरमेंट है तो भी वो कमर्शियल पेपर के थ्रू क्या कर सकते हैं, पैसा मार्केट से उठा सकते हैं। कीवर्ड्स याद रखना, ओके गाइस, राइट, कमर्शियल पेपर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करेंगे अब। डैश इज नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। आपको बताना है क्या चीज मैनेजमेंट के हर लेवल पे नीडेड होती है और वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। चलो बताओ। हेलो अंतरा, अंतरा आ गई, राइट राइट राइट, क्रेडिट वर्दी, राइट राइट सुजल। 21 का करेक्ट आंसर क्या है, ओके हिमांशु, थैंक यू। हाँ जी हाँ जी अंतरा, पानी पी लिया मैम ने। इसका करेक्ट आंसर क्या है, कोऑर्डिनेशन, वेरी गुड। हर लेवल पे मैनेज, जो हमारी कंपनी होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके हर लेवल पे किस चीज़ की नीड होती है, कोऑर्डिनेशन की नीड होती है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनके यहाँ जो काम चल रहा है वो किस हिसाब से चले, वो सब कोऑर्डिनेट करके चले। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, थैंक यू प्रांजल। सारे ऑप्शन सही है, राइट, ऑप्शन सारे सही है, बट क्वेश्चन देख के आंसर करना है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करेंगे अब। सुरेश कुमार आस्क्ड फॉर अ शो पीस फ्रॉम अ गिफ्ट गैलरी। सुरेश कुमार क्या करने गए, एक शो पीस खरीदने गए आर्ट गैलरी में, जिसका MRP कितना था, 2,999 रुपीज। वेयर एज द शॉपकीपर वॉज चार्जिंग, लेकिन शॉपकीपर कितना चार्ज कर रहे थे उनसे, 3,500 रुपीज चार्ज कर रहे थे। इन स्पाइट ऑफ मेनी आर्ग्यूमेंट्स द शॉपकीपर वॉज नॉट रेडी टू सेल। बहुत आर्ग्यूमेंट के बाद भी उसने क्या किया कि मैं 3,500 से कम का आपको नहीं देने वाला हूँ। सुरेश वॉज इन नीड, सुरेश को जरूरत थी और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो क्या किया उसने, उस चीज को खरीद लिया। तो आपको बताना है यहाँ पे नेम द राइट विच इज वॉयलेटेड, यहाँ पे कौन से वाला राइट जो है कंज्यूमर का वो वॉयलेट हुआ है, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करिए, कौन से वाला राइट वॉयलेट हुआ है। बच्चा वॉयलेट कौन से वाला राइट हुआ है, नो, राइट, जो बच्चे बी दे रहे हैं उनका करेक्ट है वॉयलेट, वॉयलेट, नो राइट। देखो बच्चा क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन से वाला राइट यहाँ पे क्या हुआ है, वॉयलेट किया गया। वॉयलेट यानी कि उससे कौन से वाला राइट छीना गया, कौन से वाला राइट छीना गया, राइट टू बी हर्ड। उसने उसकी बात नहीं सुनी ना, उसने कहा कि MRP इतने का है, बट तब भी उससे क्या किया गया, उससे 3,500 ही लिए गए। इट मीन्स उसकी बात नहीं सुनी गई, राइट टू बी हर्ड, ठीक है। वो यूज कौन सा कर सकता है अपना राइट, राइट टू सीक रीएड्रेसल, इसको वो यूज कर सकता है कॉम्पनसेशन के लिए। राइट टू बी हर्ड उससे लिया गया है, छीना गया है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन तब आता है जब आपको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता होता, आपको आपको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता होता कि आप कौन से राइट्स यूज कर सकते हो, वो क्या होता है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। करेक्ट आंसर क्या है इसका, राइट टू बी हर्ड। कौन से वाला, वॉयलेट। जहां पर भी क्वेश्चन में याद रखना, दो टाइप से क्वेश्चन बनता है इसके, ये जो राइट्स हैं। एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कौन से वाला राइट वॉयलेट हुआ है, लाइक कौन से वाला राइट आपसे छीना गया है। उसके अंदर आप क्या लिखोगे, जो चीज आपके साथ नहीं हुई है, जो चीज गलत हुई है वो। और ये पूछा जाएगा कि आपको अगर कॉम्पनसेट करना है, वो कंपनी आपको पैसा दे रही है, तो उस केस में क्या आएगा, राइट टू सीक रीएड्रेसल आएगा। जब आप क्या कर रहे हो, उस चीज उसका कॉम्पनसेशन वापस मांग रहे हो, कोई गलती होगी, लाइक डॉक्टर से गलती होगी तो आप कॉम्पनसेशन मांग रहे हो, तो वो किस में आएगा, राइट टू सीक रीएड्रेसल में। इसके अलावा अगर आपसे कोई भी राइट छीना गया है तो वो किस में आएगा, वॉयलेट में आएगा। तो आपको बताना है कौन से वाला राइट आपसे छीना गया। अगर आपके साथ क्या हुआ है, कोई
लाइक कोई दुर्घटना टाइप हुआ है कि आपके साथ डॉक्टर्स ने कोई नर्व कट कर दी, ऐसा क्वेश्चन भी आया था, तो राइट टू सेफ्टी वायलेट होगा। अगर आपकी बात नहीं सुनी गई तो राइट टू बी हर्ड होगा। अगर राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन कब आएगा, जब आपको पूरी एजुकेशन नहीं है, आपको नहीं पता आपके राइट्स क्या है, तो वो किस में आएगा, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन में आएगा। ठीक है, राइट्स वाला पढ़ाना है। ठीक है हर्ष, कमेंट्स में करना, ठीक है, लाइव चैट में नहीं, कमेंट्स में कर देना। राइट, उसने उसकी बात नहीं सुनी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी है। ओके ओके, राइट्स वाला टॉपिक मैं पढ़ा दूंगी, आप लोग कमेंट्स में लिख के जाना। ठीक है, अच्छा मारना है ओके नहीं मारते नहीं है, फिर हमारे ऊपर केस हो जाएगा, मारना नहीं है। आप लोग कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो अगर ऐसा कुछ होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। डैश इज द चेंज इन एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स टुवर्ड्स ईच अदर। आपको बताना है चेंज इन एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट और वर्कर्स का एटीट्यूड एक दूसरे के लिए अगर चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेशन, फंक्शनल फोमेनशिप, मेंटल रिवॉल्यूशन या फिर टाइम स्टडी, क्या बोलते हैं उसको। अच्छा मिस किया, ओके अंतरा मैम ने भी क्लास को बहुत मिस किया। चलो जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है, वेरी गुड दीपांशु कश्यप, वेरी गुड 23, वेरी गुड आलोक समृद्धि, वेरी गुड बच्चा। राइट, इसका करेक्ट आंसर क्या है, मेंटल रिवॉल्यूशन। जब मैनेजमेंट और जो उनके वर्कर्स है उनका क्या हो रहा है, एटीट्यूड चेंज हो रहा है एक दूसरे की तरफ। वो वाला एटीट्यूड नहीं है कि हम सुपीरियर है, तुम हमारे जूनियर हो, जो हम बोलेंगे वो तुम काम करे हो, वो वाला नहीं चल रहा है। अभी क्या चल रहा है, कोऑर्डिनेशन के साथ काम चल रहा है, सब अच्छे से बात कर रहे हैं, सब अच्छे से एक दूसरे की बात मान रहे हैं, एक दूसरे के गोल्स को पूरा कर रहे हैं। तो वो किसके अंदर आएगा, मेंटल रिवॉल्यूशन के अंदर आएगा। राइट, वेरी गुड वेरी गुड, राइट, मेंटल रिवॉल्यूशन के अंदर आएगा, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करेंगे। मुझे ये बताना आप लोगों को पैराग्राफ क्लियरली विजिबल है। ठीक है, क्वेश्चन 40, लक्की जाट 40 क्वेश्चंस हैं। कम्युनिकेशन बैरियर, ओके आज मैं लाना भूल गई, कल पक्का कम्युनिकेशन बैरियर मैं कल करवाऊंगी। ठीक है, पक्का कल कम्युनिकेशन बैरियर करेंगे, 2 टॉपिक्स कल कर लेंगे, कम्युनिकेशन बैरियर और राइट्स कल करते हैं। ठीक है, चलो लाइफस्टाइल शोरूम डील्स इन द वुमेन फैशन वेयर, इट इज डाइवर्सिफाइंग इनटू मेंस फैशन वेयर आल्सो। लाइफस्टाइल शोरूम क्या करते हैं, विमेंस, अभी तक विमेंस के फैशन वेयर बना रही थी, वो क्लोथ्स बना रही थी, अब वो चाहती है कि वो मेल्स के भी स्टार्ट कर दें, मेंस के भी स्टार्ट कर दें। इट इज ऑल्सो टैपिंग डिमांड फॉर ब्यूटी प्रोडक्ट्स, वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी स्टार्ट करना चाहती है फैशन इंडस्ट्री में, एंड एम्ड प्रोफेशनली सच एज मेकअप आर्टिस्ट। एज इट डाइवर्सिफाई इट्स ऑनलाइन प्रेजेंस, लाइफस्टाइल इज ऑल्सो एक्सपेंडिंग इट्स फिजिकल presence. They have 41 outlets across 18 cities presently and plan to expand to 180 outlets. Each store require a capital expenditure of 60 to 80 lakh. The company has decided to raise funds by issuing equity shares but not directly to the public, rather by offering them for sale through brokers. Finally इस क्वेश्चन में क्या है कि कंपनी क्या करना चाहती है, अपने शेयर्स को इशू करना चाहती है, बट वो पब्लिक को इशू नहीं कर रही है, वो किसको इशू कर रही है, ब्रोकर्स के थ्रू इशू कर रही है। तो जल्दी से बताओ कौन से वाला मेथड यहाँ पे यूज करने वाली है। वेरी गुड, कौन से वाला मेथड यूज करेंगे, वो ऑफर फॉर सेल यूज करेंगे। जब कोई भी कंपनी डायरेक्टली पब्लिक को नहीं देती है, किसको देती है, ब्रोकर्स के थ्रू क्या करती है, अपने शेयर्स को बिकवाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑफर फॉर सेल। जब भी ब्रोकर्स का नाम आएगा, एजेंट्स का नाम आएगा, तो वो किसके थ्रू होगा, ऑफर फॉर सेल। किसके थ्रू होगा वो, ऑफर फॉर सेल। अगर डायरेक्ट पब्लिक को बेचते, अगर वो डायरेक्ट पब्लिक को बेचते तो उसमें क्या आता, थ्रू प्रोस्पेक्टस, सेल थ्रू प्रोस्पेक्टस। क्लियर है सबको। जब भी एजेंट्स और ब्रोकर्स का नाम आएगा तो हम ऑफर फॉर सेल करेंगे, जब भी पब्लिक का नाम आएगा तो हम क्या करेंगे, सेल थ्रू प्रोस्पेक्टस करेंगे। राइट, वेरी गुड वेरी गुड, राइट, ओके, क्लियर है ना, क्लियर है ना, दोनों में डिफरेंस क्लियर है। और अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का नाम आ रहा है तो वो क्या होगा, प्राइवेट प्लेसमेंट होगा। एक चीज और ध्यान रखना, अगर किसका नाम आ रहा है, प्राइवेट प्लेसमेंट का नाम आ रहा है, कि प्राइवेट प्लेसमेंट किया है, सॉरी प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं, अगर क्या बोल रहे हैं वो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट को दिया है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट को दिया है उन्होंने, तो उसके अंदर क्या आएगा, हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट आएगा। ये कीवर्ड्स है, इनको ध्यान रखना। ठीक है,
प्राइवेट प्लेसमेंट। क्लियर है ना, तीनों चीजें याद रखना। ओके हाँ जी हाँ जी, बैंक्स भी हो सकते हैं, राइट राइट राइट, गुड गुड गुड। अच्छा ओके ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करेंगे अब। दिख रहा है ना आप लोगों को? क्लियरली विजिबल है ना? मैम बैंक्स भी हो सकता है। नहीं सुजल, बैंक नहीं होगा बच्चा, बैंक नहीं, बैंक नहीं आएगा उसमें। ब्रोकर्स और एजेंट्स उसके अंदर आएंगे। किसके अंदर? जब हम क्या करेंगे, ऑफर फॉर सेल करेंगे तो बैंक वो आएगा, ब्रोकर्स और एजेंट्स के थ्रू करेंगे, क्योंकि वो हमारे शेयर्स को क्या करेंगे, दोबारा से आगे बेचेंगे। बैंक्स तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर आ जाएगा, जो प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर आएगा, राइट। ओके चलो इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी और फटीग स्टडी। दिख रहा है ना? राइट 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 मोहित, बैंक किस में आएगा? प्राइवेट प्लेसमेंट में आएगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जितने भी होंगे वो किस में आएंगे? हमारे प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर आएंगे। वो आगे हमारे शेयर्स नहीं बेचते, प्राइवेट प्लेसमेंट वाले हमारे शेयर्स आगे नहीं बेचते, बट जो ब्रोकर्स और एजेंट्स होते हैं वो हमारे शेयर्स आगे बेचते हैं। जल्दी से बताएंगे इसका करेक्ट आंसर, मतलब दिख रहा है सबको? ठीक है। मेथड स्टडी कौन सा होता है? वन बेस्ट मेथड फॉर डूइंग टास्क। मोशन स्टडी कौन सा होता है? टाइम स्टडी, स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। फटीग स्टडी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरवल्स। मोशन स्टडी, इन डेप्थ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, फर्स्ट का सी है, सेकंड का डी है हमारा, थर्ड का क्या है? ए, और फोर्थ का है हमारा बी। सी डी ए बी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वेरी गुड बच्चा। चलो क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। बुश लिमिटेड इज प्रपोजिंग टू इशू न्यू शेयर्स थ्रू ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द स्टॉक एक्सचेंज। बुश लिमिटेड क्या कर रही है? अगेन वो न्यू शेयर्स बेच रही है। किसके थ्रू बेच रही है? इंटरनेट के थ्रू बेच रही है, ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू बेच रही है, और उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज से क्या कर लिया? अग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। अब आपको बताना है किस टाइप का स्टॉक एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट वो यूज करने वाले हैं। राइट इशू, ESOP, EIPO या फिर नन ऑफ द अबव। कौन से वाले यूज करने वाले हो? वेरी गुड, EIPO। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से क्या करने वाले हो? वो इशू, शेयर्स को इशू करने वाले। राइट, इनिशियल पब्लिक ऑफर किसके थ्रू करने वाले हैं? वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करने वाले। वेरी गुड वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करेंगे अब। असर्शन रीजन है अगेन। There is only one best method to maximize efficiency. Scientific method involve investigation of traditional methods through work study. क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करेंगे सभी। देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। क्या सिर्फ एक मेथड होता है अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए? फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग क्या है? रीजन क्या है इसका? साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड थ्रू वर्क स्टडी। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करेंगे। राइट, इनिशियल पब्लिक ऑफर। वेरी गुड अंतरा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करेंगे। देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स थ्रू वर्क स्टडी। वेरी गुड वेरी गुड। इन्होंने क्या लिखा है कि देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। अगर हमें अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना है, क्या वो सिर्फ एक ही मेथड होता है? और रीजन क्या है हमारा? साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स थ्रू वर्क स्टडी। डी सी, ए इज ट्रू, ए इज फॉल्स। अच्छा देखो 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 रुको, आप लोग अपनी बिजनेस स्टडीज की बुक के अकॉर्डिंग आंसर करो, ठीक है। देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। सिर्फ क्या एक ही मेथड होता है एफिशिएंसी को बढ़ाने का? एफिशिएंट तरीके से काम करने का एक ही मेथड होता है। ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। आपके जो प्रिंसिपल्स जो हमने पढ़े हैं, अभी पीछे पढ़ा था ना, मेथड स्टडी, वर्क स्टडी, टाइम स्टडी, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? बस हमारे पास एक बेस्ट मेथड होता है किसी भी काम को करने का। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, फॉल्स नहीं है। क्या है ये? ट्रू स्टेटमेंट है। देन साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स थ्रू वर्क स्टडी। साइंटिफिक मेथड के अंदर क्या आता था? ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज करते थे वर्क स्टडी के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारा? ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है हमारा? ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या है हमारा?
हाँ जी, अकॉर्डिंग टू टेलर ये क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स थ्रू वर्क स्टडी, ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारा, ट्रू स्टेटमेंट है। तो हमारा स्टेटमेंट तो दोनों ट्रू है बट रीजन असर्शन को क्लैरिफाई नहीं कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। असर्शन रीजन ट्रू है बट रीजन असर्शन को क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा है, राइट, बी ऑप्शन क्लियर होगा। आप लोग को जो आंसर करना है ना वो अपनी बिजनेस स्टडीज के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता कि एक ही बेस्ट मेथड होता है किसी काम को करने का, बट हमें आंसर किस हिसाब से करना है, अपनी बिजनेस स्टडीज के हिसाब से करना है, राइट। अभी क्लियर है सबको, गुड गुड गुड, ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करेंगे अब। HP लिमिटेड पेज इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड डिस्पाइट मेकिंग लॉसेस। HP लिमिटेड को क्या करना है, गुड गुड गुड, ओके क्लियर है, ठीक है। HP लिमिटेड पेज इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड। HP लिमिटेड क्या कर रहे हैं, बोरोड फंड्स के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं डिस्पाइट मेकिंग लॉसेस, उनको लॉस हो रहा है वो तब भी पे कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि बाहर से पैसा उठाया हुआ है, उसका इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, द कंपनी हैज टू ऑल्सो रिपे बोरोड फंड्स आफ्टर अ फिक्स टाइम। अब कंपनी को वो जो उन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट उठाया वो भी वापस करना पड़ेगा। तो आपको बताना है व्हाट टाइप ऑफ रिस्क डज HP लिमिटेड फेस। HP लिमिटेड यहाँ पे किस टाइप का रिस्क जो है वो फेस कर रही है। ओके हर्षित, ओके आप लोग आंसर करो जल्दी जल्दी, जल्दी से आंसर करो। इसका करेक्ट आंसर क्या है, फाइनेंशियल रिस्क, वेरी गुड। इसका करेक्ट अमाउंट को भी पे करना है, तो ये किसके अंदर आता है, हमारे फाइनेंशियल रिस्क के अंदर आता है, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करेंगे अब। DAV स्कूल हैज वेरियस सोसाइटीज फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, टू मैनेज दीज एक्टिविटीज डिफरेंट टीचर एंड स्टूडेंट्स हैज बीन given the charge. They have organized the work by division of work and grouping similar nature of work in one part. Identify the function of management referred here. जल्दी से बताओ यहाँ पे मैनेजमेंट का कौन से वाला फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। Manage these activities, teacher and students has been given charge. They have organized the work by division of work and grouping similar nature of work in one part. जल्दी से बताओ यहाँ पे मैनेजमेंट का कौन से वाला फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग या फिर स्टाफिंग। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर, वेरी गुड। कौन से वाला फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है यहाँ पे, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, वेरी गुड गाइस, राइट राइट राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर करेंगे अब। मिसेस मालिनी इज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इन अ रेप्यूटेड कंपनी। मिसेस मालिनी क्या है, HR मैनेजर है किसी रेप्यूटेड कंपनी में। शी एलिमिनेट्स अनक्वालिफाइड और अनफिट जॉब सीकर्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड ऑन द एप्लीकेशन। देखो जब भी आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, वैकेंसीज होती हैं, बट अप्लाई क्या करते हैं, अलग अलग डिविजन्स के लोग भी अप्लाई कर देते हैं उसमें। तो जो मालिनी है वो क्या कर रही है, एलिमिनेट कर रही है अनक्वालिफाई और अन जॉब सीकर्स, जो उनकी जॉब के लिए फिट नहीं है, वो क्या कर रही है, उनको बाहर निकाल रही है, वो एप्लीकेंट्स छांट रही है। तो आपको बताना है वो जो छांटने वाला प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, कौन से वाला स्टेप है ये। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, मेडिकल एग्जामिनेशन, वेरी गुड। इसको क्या बोलते हैं, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग बोलते हैं। जो स्क्रीनिंग स्टार्टिंग में किया जाता है ना, जिसमें एप्लीकेशन छाटे जाते हैं कि हमारी कंपनी के लिए जो जॉब है उसके लिए कौन से वाला बंदा करेक्ट है। उसके बाद नहीं नॉट मेडिकल, नो, अनक्वालिफाइड अनफिट सीकर्स बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन सप्लाइड इन द एप्लीकेशन। आपने अभी क्या दिया है, सिर्फ एप्लीकेशन दिया है। मेडिकल टेस्ट तो तब होता है जब आप पास हो जाते हो बहुत सारी चीज़ों से। अभी आपने सिर्फ अपना CV दिया है और वो CV के अकॉर्डिंग देख रही है कि कौन से वाला हमारी जॉब के लिए करेक्ट है, कौन से वाला हमारी जॉब के लिए करेक्ट नहीं है। तो उसको क्या बोलते हैं, हम स्क्रीनिंग बोलते हैं, राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर A, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर करेंगे। द लेवल ऑफ पॉलिटिकल मोरालिटी इज अ मेजर एलिमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल मोरालिटी बताना है आपको कौन से वाले बिजनेस एनवायरनमेंट में आता है, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, कोई बात नहीं, गलत हो गया, इट्स ओके। हाँ जी, प्रारंभिक जांच बोलते हैं उसको, स्टार्टिंग में जो स्क्रीनिंग की जाती है ना वही। चलो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, हमें पास नहीं होना, हमें तो पूरे नंबर चाहिए, हमें पास नहीं होना, हमें तो बढ़िया स्कोर करना है। वेरी गुड। कौन से एनवायरनमेंट में आता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आता है। पॉलिटिकल मोरालिटी कहाँ पे आएगी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आएगी, वेरी गुड। 32 का आंसर करेंगे अब। Many reputed business organizations keep a database of unsolicited applicants in their offers. Such job seekers can be valuable source of manpower. आपको बताना है बहुत सारी business organizations क्या करती है,
अनसॉलिसिटेटेड एप्लीकेंट्स का क्या रखती है, अपने पास डेटाबेस रखती है, जो पहले आए होंगे उनकी कंपनी में और क्या हुआ, मतलब उनको सेलेक्ट तो किया गया बट जॉब पे नहीं रखा गया, तो उनका डेटाबेस क्या रहता है, उन लोगों के पास रहता है। तो आपको बताना है वो कौन से वाला जो प्रोसेस सोर्स है रिक्रूटमेंट का, ये कौन से वाला है, कैजुअल कॉलर्स, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, रेफरेंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज या फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। उसको हम क्या बोलते हैं, वेरी गुड, क्या बोलते हैं उसको हम, कैजुअल कॉलर्स बोलते हैं, राइट। सी, नो 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 हर्ष, नॉट सी, करेक्ट आंसर क्या है इसका, कैजुअल कॉलर्स, राइट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर क्या होता है, वेरी गुड, क्या होना चाहिए, मैं क्वेरी नहीं पढ़ पा रही हूँ किसी की, राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कैजुअल कॉलर्स होता है। उनका डेटाबेस हमारे पास पहले से रहता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास पहले से रहता है, हम क्या करते हैं बस उनको कॉल करके बुला लेते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कैजुअल कॉलर्स बोलते हैं, राइट राइट राइट, वेरी गुड वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर करेंगे हम। डैश इंक्लूड्स लेजिस्लेशंस पास्ड बाय द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी। आपको बताना है कि कौन से वाला इन्वायरमेंट इंक्लूड करता है, लेजिस्लेशंस जो गवर्नमेंट ने पास किया है और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स जो गवर्नमेंट ने पास किया है, वो किसके अंदर आएगा, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल या फिर नन ऑफ दीज। जल्दी से बताएंगे। हाँ जी हाँ जी, डेटाबेस के थ्रू क्या करते हैं, कॉल करके बुलाते हैं, राइट राइट राइट, वेरी गुड ऑसम। उसको क्या बोलते हैं हम, डायरेक्ट बोर्ड नोटिस बोलते हैं। जो हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं उसमें क्या करते हैं, वो नोटिस बोर्ड के ऊपर चिपका देता है एक नोटिस कि आपको क्या करना है, आना है, वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या है, लीगल एनवायरनमेंट है, गुड। जो लेजिस्लेशंस होंगी गवर्नमेंट के थ्रू पास होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स के थ्रू पास होती है, इसको पॉलिटिकल में मत लिख के आना, इसका करेक्ट आंसर क्या है, लीगल एनवायरनमेंट है, ठीक है। कोई भी इसको पॉलिटिकल में नहीं लिख के आएगा। जितनी भी लेजिस्लेशंस पास होती है गवर्नमेंट के थ्रू या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स हैं, वो सब किस में आएंगे, हमारे लीगल एनवायरनमेंट में आएंगे, गुड गुड गुड, लीगल में आएंगे, गुड। चलो 34th का आंसर करेंगे अब। शिवांगी परचेज अ पैकेट ऑफ फ्रेगमेंटेड मिल्क फ्रॉम अ प्रोविजन स्टोर। शिवांगी ने क्या किया, एक मिल्क का पैकेट खरीदा है। अब जो इन्फॉर्मेशन बॉटल पे जो थी वो क्लियरली विजिबल नहीं थी। शी फेल सिक, उसने उसको कंज्यूम किया और वो क्या हो गई, बीमार पड़ गई। तो आपको बताना है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, निगलेक्टेड बाय मार्केटर। मार्केटर ने यहाँ पे कौन से वाली चीज को क्या किया है, निगलेक्ट किया है, नहीं ध्यान दिया। किस वाली चीज पे ध्यान नहीं दिया है, लेबलिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग या फिर नन ऑफ दीज, किस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। गुड अंतरा, वेरी गुड। बीएसटी में कितना टारगेट होना चाहिए, बीएसटी देखो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर आप लोग जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करना, जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करना, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। गुड, कौन से वाला एस्पेक्ट किया उन्होंने, लेबलिंग को छोड़ा है, लेबलिंग को नेग्लेक्ट किया है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 करेंगे अब। व्हाट आर द क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर डूइंग प्लानिंग। आपको बताना है प्लानिंग करने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज की रिक्वायरमेंट होती है, आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए अगर आपको क्या करना है, प्लानिंग करना है, ठीक है। इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन, फोरसाइट या फिर ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। आपको प्लानिंग करने के लिए किस चीज की नीडेड होती है। आप तो अपने क्लास की टॉपर होगी नहीं नहीं, मैं टॉपर नहीं थी, बट मेरे स्टूडेंट्स जरूर टॉप करेंगे, आई नो। चलो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी गुड वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज। अगर आपको प्लानिंग करनी है तो क्या करना है आपको, आपके पास कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए, इमेजिनेशन पावर होनी चाहिए, आपकी अच्छी फोरसाइट होना चाहिए कि आप फ्यूचर को देख पाओ पहले। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड, राइट, ऑल ऑफ द अबव, वेरी गुड गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर करेंगे। विच लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग सजेस्टेड दैट द एम्प्लॉयज स्टॉप थिंकिंग एंड बिकम द ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ द प्लान। आपको बताना है प्लानिंग की कौन से वाली लिमिटेशन ये बोलती है कि आप लोग सोचना बंद करो और जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग काम करो, ठीक है। जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अच्छा स्टार्ट हो गई आपकी क्लास, अभी थोड़ा सा टाइम है, इतने में हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। राइट राइट, वेरी गुड, ऑसम एंटरटेनमेंट। जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर। कौन सी वाली चीज क्या बताती है कि आप लोग सोचना बंद करो और क्या करो, बस ब्लाइंड फॉलोवर्स बन जाओ प्लान का। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस या प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। वेरी गुड, उसको क्या बोलता है कि प्लानिंग क्या करती है, क्रिएटिविटी को रिड्यूस करती है, क्योंकि प्लान क्या होता है, रिजिड होता है, उसको एज इट इज आपको फॉलो करना पड़ता है, ब्लाइंडली क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। तो ये कौन सी वाली लिमिटेशन है कि प्लानिंग क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देती है। वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर करेंगे अब।
प्लानिंग इज एसेंशियली अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइस फ्रॉम अमंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ प्लानिंग। आपको बताना है प्लानिंग किस चीज से रिलेट करती है, प्रोसेस है मेकिंग चॉइस फ्रॉम अमंग वेरियस ऑल्टरनेटिव, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से किसी एक को चूज करना क्योंकि वो हमारे लिए परफेक्ट है। तो इसको ये वाला बताना है आपको, ये कौन से वाला फीचर है प्लानिंग का, परवेसिव, कंटिन्यूअस, प्राइमरी फंक्शन, इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। जल्दी से बताओ मैम आपके हिसाब से कितना पढ़ना पड़ेगा डेली? देखो ऐसे कोई टाइम नहीं होता, बस मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग थोड़ी देर भी पढ़ रहे हो, अगर आप 2 आवर्स या 3 आवर्स भी पढ़ रहे हो तो वो 3 आवर्स आपके पढ़ाई के होने चाहिए, उस टाइम पे आप और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दोगे। अगर इतना भी करोगे तो बहुत होता है, पर हर सब्जेक्ट को अगर आप 2 या 3 आवर्स भी दे रहे हो तो बहुत है। ऐसा नहीं होता कि सुबह से शाम तक बैठना है पढ़ने के लिए, ऐसे कोई नहीं पढ़ता है। बट जितनी देर आप पढ़ रहे हो वो आपका सिर्फ पढ़ने पे ध्यान होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। राइट, कौन से वाला है? इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। क्यों? क्योंकि हमें डिसाइड करना पड़ता है कि इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स है, इसमें से बेस्ट कौन सा है। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? डिसीजन ले रहे हैं। राइट, गुड 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 गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर करेंगे। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी इज अ, प्लानिंग रिजिडिटी होती है, लाइक प्लानिंग हमें पता है रिजिड होता है, प्लान रिजिड होता है, तो बताना है वो किस चीज को लीड करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग होती है, मेथड ऑफ प्लानिंग है, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक है प्लानिंग का। जल्दी से बताओ। वेरी गुड, जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है? हाँ जी बस होने वाला है खत्म, इसको करेक्ट। वेरी गुड, ये क्या है? लिमिटेशन है प्लानिंग की। क्या है? जब रिजिडिटी आ रही है तो ये क्या बता रहा है कि प्लान क्या होता है? रिजिड होता है। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 39, बस 2 क्वेश्चन और है फिर आप लोग चले जाना। प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग rather than गेस वर्क और विशफुल थिंकिंग। आइडेंटिफाई द रिलेटेड फीचर ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की रिक्वायरमेंट क्या होती है? लॉजिकल और सिस्टमैटिक थिंकिंग, ना कि गेस वर्क। वहाँ पे गेस वर्क नहीं चलता। जब आप किसी चीज़ को प्लान करते हो तो ऐसा नहीं है कि तुक्का मार के प्लान कर रहे हो, नहीं, आपको बहुत सोचना पड़ता है, लॉजिकल सोचना पड़ता है, सिस्टमैटिक तरीके से सोचना पड़ता है। तो ये कौन से वाला फीचर है प्लानिंग का? प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर क्या है? राइट, क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर क्या है? प्लानिंग क्या होता है? मेंटल एक्सरसाइज होता है। क्या होता है? प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज होता है, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है? लॉजिकल और सिस्टमैटिक तरीके से सोचना पड़ता है कि कोई भी प्लान बनाने के लिए। वेरी गुड गाइस, चलो लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। शिवानी is a departmental head in the Maxo Private Limited. She often speaks with people at all levels, passing instructions regarding her department and also other departments. आपको क्या बताना है? शिवानी क्या है? डिपार्टमेंटल हेड है मैक्सो प्राइवेट लिमिटेड की, और वो क्या करती है? सारे लेवल्स, जितने भी लेवल है ऑर्गेनाइजेशन के, वो हर लेवल पे बात करती है, इंस्ट्रक्शंस देती है अपने डिपार्टमेंट को और बाकियों के डिपार्टमेंट को भी इंस्ट्रक्शन दे रही है। तो आपको बताना है कौन से वाला प्रिंसिपल जो है यहाँ पे ओवरलुक किया जा रहा है। ओवरलुक का मतलब क्या हो रहा है? किस प्रिंसिपल को यहाँ पे निग्लेक्ट कर रहा है। क्या आपकी वीडियो देखने से अच्छे नंबर आ जाएंगे? बच्चा हम लोग आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आप जितना हो सके प्रैक्टिस करो, रिवाइज अपने हैंड से आप लोग रिवाइज किया करो, और क्लास में आके क्या किया करो? मॉक को अटेम्प्ट किया करो। इसका करेक्ट आंसर बताओ मुझे, क्या है इसका करेक्ट आंसर? कौन से वाले प्रिंसिपल को ओवरलुक किया गया? वेरी गुड, स्केलर चेन को ओवरलुक किया है, नॉट यूनिटी ऑफ कमांड बच्चा, नो नॉट डी। स्केलर चेन क्या होता है? स्केलर चेन के अंदर हमारा एक सुपीरियर होता है, सबऑर्डिनेट होता है, और उसी अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम या तो अपने इमीडिएट सुपीरियर से बात कर सकते हैं या फिर इमीडिएट सबऑर्डिनेट से बात कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर जो वो है शिवानी है, वो क्या कर रही है? वो हर डिपार्टमेंट से, एक तो हर लेवल पे बात कर रही है, उसके बाद अपने डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दे रही है और बाकी डिपार्टमेंट को भी इंस्ट्रक्शन दे रही है। तो स्केलर चेन को वायलेट किया गया है। राइट, वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए।